तो पहला क्वेश्चन है, फणींद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो जो फणींद्र शब्द है वो बड़ी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बना है, और बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर होता है बड़ी, अर्थात इसमें जो है दीर्घ संधि है। और यदि इसमें दीर्घ संधि है तो ये फणी प्लस इंद्र से मिलकर बना है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख, आधुनिक का विलोम शब्द होगा। तो आधुनिक का मतलब होता है नया। अगर आधुनिक का मतलब नया होता है तो इसका विलोम शब्द मतलब इसका विपरीत ढूंढना हमने। तो समीचीन, समीचीन का मतलब होता है यथार्थ या उचित। जबकि अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? अर्वाचीन का मतलब होता है वर्तमानकालीन या नया। और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। आधुनिक का मतलब नया होता तो प्राचीन का मतलब पुराना होता, तो इसका बिल्कुल सी आंसर सही होगा। जबकि समसामयिकी का मतलब भी नया होता, तो इसका बिल्कुल सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुग्रह का विलोम शब्द होगा। तो अनुग्रह का उल्टा ढूंढना हमने, अनुग्रह का विपरीत। तो अनुग्रह का विपरीत क्या होता है? तो आपको जो है चाहे मालूम भी हो, परंतु आपको चारों के चारों ऑप्शन का अर्थ पता होना चाहिए कि विग्रह का भी पूछा जा सकता है, विग्रह का मतलब क्या होता है, या आग्रह का मतलब क्या होता है, परिग्रह का मतलब क्या होता है, और संग्रह का मतलब क्या होता है। तो आपको सारे ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि अनुग्रह का अर्थ क्या होता है। तो अनुग्रह का मतलब होता है कृपा करना या फिर भलाई, है ना। और जबकि विग्रह का मतलब क्या होता है? विग्रह का मतलब होता है बिगाड़ना। और आग्रह का मतलब होता है, आग्रह का मतलब एक हिसाब से किसी से अनुरोध करना होता है। जबकि परिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है मतलब धारण करना, है ना, धारण करना बोल सकते हैं। और जबकि संग्रह का मतलब होता है संकलन करना। इसका मतलब अनुग्रह का विलोम क्या होगा? जब अनुग्रह का मतलब जो है भलाई करना है, तो विग्रह का मतलब क्या है? बिगाड़ना है, तो विग्रह इसका विलोम शब्द होगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लिपि में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है? तो आप लोग ध्यान देना कि जो ब्राह्मी लिपि है यानी कि सिंधु घाटी की लिपि है, इसमें पहले दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, और फिर बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है, और फिर दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। तो यही क्रम जो इसमें चलते रहता है। अगर आप ब्राह्मी लिपि की बात करोगे तो ब्राह्मी लिपि से ही क्या है, हमारी देवनागरी लिपि बनी है। तो आपको पता होगा कि देवनागरी लिपि में बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है, जबकि खरोष्टी लिपि में दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, हड़प्पा लिपि में पहले दाईं ओर से बाईं ओर, फिर बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मतलब ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? तो आस्थावान अगर आप कहते हो, तो आस्थावान का मतलब होता है कि किसी पे भी आस्था रखना। तो ज़रूरी नहीं कि ईश्वर पे ही आस्था रखी जा सकती है, किसी और पे भी आस्था रखी जा सकती है। दूसरा है आपका आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर पे विश्वास करता हो, ये ईश्वर पर विश्वास करता हो, तो इसका मतलब आस्तिक होता है। और जबकि विश्वासी का मतलब होता है विश्वास भी आप किसी पे भी कर सकते हो, ईश्वर पे भी कर सकते हैं, किसी अन्य इंसान पे भी कर सकते हैं। तो परंतु यहाँ पे पूछ रहा है इस जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। और जबकि आसुरी का मतलब होता है जो असुरों पर विश्वास करता है या राक्षसों पर विश्वास करने वाला होता है। तो ये आसुरी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, परंतु यहाँ पे पूछा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आस्तिक। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा। तो पहले तो आपको ये देखना कि अनुरक्ति का मतलब क्या होगा, और फिर चारों ऑप्शन का पता भी होना चाहिए। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, तो कि कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन चार ऑप्शन का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम। अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। इसके बाद अगर आप आसक्ति का मतलब देखोगे, तो आसक्ति का मतलब होता है किसी वस्तु के प्रति विशेष प्रकार की रुचि जो होती है उसे कहते हैं आसक्ति। तो आप प्रेम नहीं बोल सकते इसको। प्रशस्ति बोलोगे तो प्रशस्ति का मतलब होता है कि प्रशंसनीय, मतलब जिसको प्रशंसा कर सकते हैं, यानी कि जो शानदार हो, है ना। इसको भी आप जो है प्रेम नहीं बोल सकते, है ना, प्रेम का विपरीत नहीं बोल सकते इसको भी। विरक्ति का मतलब होता है वैराग्य, यानी कि वैराग्य जो होता है, वैराग्य ही क्या होता है? जो किसी पे रुचि नहीं रखता, मतलब जो बिना प्रेम का होता है। तो ये वैराग्य जो है विरक्ति जो है इसका अर्थ होगा, क्योंकि विरक्ति का मतलब क्या होता है? वैराग्य होता है। अगर आप प्रकृति की बात करोगे तो प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति से उत्पन्न हुआ, है ना। तो विरक्ति का मतलब क्या होता है? वैराग्य होता है, जो मतलब प्रेम नहीं करता है, या फिर जो किसी पे क्या है प्रेम नहीं करता। तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। क्वेश्चन नंबर, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो बिना पलक झपकाए के लिए,
तो आप लोग देखना एक शब्द है इसमें दिया हुआ चकित। तो चकित का मतलब होता है जैसे आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो आश्चर्यचकित का मतलब ये नहीं कि आप बिना पलक झपकाए रहते हो, तो आश्चर्य में जो है पलकें झपकती है। इसके बाद अब अगर आप देखोगे देखते रहना, तो देखते रहने में भी पलकें झपकती है। देखते रहने का मतलब है कि आप बार बार किसी को देख रहे हो तो उसको भी बोलते हैं कि देखते रहना। विपलक का मतलब है कि पलक ही नहीं है। और निर्निमेष का मतलब होता है, निर्निमेष का मतलब होता है कि जब किसी को एक टक होके देखते हैं तो उसको बोलते हैं निर्निमेष। तो इसका आंसर जो है डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो जो पांडु शब्द है वो अगर हम देखें तो विशेषण, विशेषण क्या होता है कि जो जो जिसके बारे में जो कुछ बोला जाता है वो विशेषण होता है, और जिसके बारे में बोला जाता है वो विशेष्य होता है। मतलब जिसके बारे में बोला जाता है वो विशेष्य है, जो कुछ उसके बारे में बोला जाएगा वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि पांडु, अगर हम पांडु को इस हिसाब से लेते हैं कि पांडु का मतलब क्या होता है कि एक हल्के पीले रंग का जो है वस्त्र होता है। तो आप बोलोगे यार कि किसी को बोल दोगे जैसे राम तो पांडु हो गया, तो राम तो पांडु हो गया, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे पांडु क्या हो गया, विशेषण हो गया। परंतु अगर हम ऐसे बोलते हैं किसी का नाम पांडु भी हो सकता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पांडु है वो एक बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे विशेष्य भी हो गया। तो इसका मतलब जो पांडु है वो विशेषण और विशेष्य दोनों ही है, तो इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो चोर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो आप अगर देखोगे इसमें खनक, तो खनक का मतलब होता है खोदने वाला। उदक, उदक का मतलब होता है जल या पानी। उदक का मतलब क्या होता है, जल या पानी। और अगर आप धूसर का मतलब देखो तो धूसर का मतलब धूल के रंग की खाकी भी बोल सकते हो, और धूसर को बोल सकते हो आप धूल में सना हुआ, मतलब जो बिल्कुल धूल धूल का हो रखा हो। और जबकि थलचर का मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर रहने वाला। तो जो खनक होता है, खनक क्या है, खोदने वाला होता है, मतलब चोर भी कुछ उसी समान होता है, तो चोर का पर्यायवाची जो है यहाँ पे खनक होगा। तो खनक इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद होगा। तो आप लोग देखना, जब गणना बोधक विशेषण को देखते हैं तो गणना बोधक का मतलब होता है जहाँ पे सीधे सीधे गिनती की जाती है, 1 2 3 ऐसे करके। जब क्रम बोधक की बात करते हैं तो क्रम बोधक का मतलब होता है जहाँ पे क्रमांक आते हैं, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा। जबकि आवृत्ति बोधक की अगर बात करेंगे तो आवृत्ति बोधक का मतलब है जैसे दुगुना तिगुना चौगुना। और संपूर्णता का मतलब होता है कि दोनों तीनों चारों, जैसे दोनों मित्र घूमने गए, चारों मित्र घूमने गए। तो यहाँ पे दुगुना तिगुना चौगुना जैसा सेंस जो है आवृत्तिवाचक में आता है। तो यहाँ पे 100 गुना बोल रहा है, तो 100 गुना लंबा मतलब यहाँ पे आवृत्तिवाचक, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, तो मैंने इसके लिए आपको 3 कहानियाँ भी दी है। उन 3 कहानियों को अगर आप बार बार पढ़ते रहोगे तो उससे आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते थे। जैसे लास है, तो लास तुर्की भाषा का है। तमगा भी तुर्की भाषा का है, और मुगल भी तुर्की भाषा का है। मैंने बताया था मुगल की बीवी की चुगली की थी उर्दू में, है ना। तो ये आपका सारा के सारे तुर्की भाषा का है। और जबकि मौसम क्या है, मौसम जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो इसमें मौसम ऐसा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है, क्योंकि वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीला ने पेंसिल से चित्र बनाया, इस वाक्य में किस प्रकार का कारक है। तो देखिए भाई, जब कोई व्यक्ति काम करता है और काम करने का असर उस पर खुद पर ही पड़ता है, तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। जब कोई व्यक्ति काम करता है और काम करने का असर किसी दूसरे वस्तु पर या प्राणी पर पड़ता है, तो वहाँ पे होता है कर्म कारक। जब कोई व्यक्ति काम करे और काम करने का असर चाहे किसी पर भी पड़े, परंतु वहाँ पर काम करने के लिए कोई साधन हो, तो उसको बोलते हैं करण कारक। और अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे या किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो वहाँ पे होता है संप्रदान कारक। तो यहाँ पे क्या, शीला ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो पेंसिल जो है चित्र बनाने के लिए पेंसिल क्या है, साधन है। तो यहाँ पे जब जहाँ पे साधन होता है वहाँ पे क्या होता है, करण कारक होता है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में स्त्रीलिंग है। तो आप लोग देखो, सितंबर है, संतान है, ब्रह्मपुत्र है, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको एक ट्रिक दी थी 157 इसके लिए, महीनों के लिए। तो पहला महीना स्त्रीलिंग है, 5वां महीना स्त्रीलिंग होता है, और 7वां महीना भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावा सितंबर पुल्लिंग है,
ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने कहा था ब्रह्मपुत्र और सिंधु दो नदियां ऐसी है जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग की जाती है, बाकी सारी नदियां स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है। अगर संतान की बात करोगे तो संतान जो है स्त्रीलिंग है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। आप ऐसे भी दे सकते हो कि वह उसकी संतान है, ऐसा तो नहीं बोलते ना कभी कि वह उसका संतान है, तो उसकी संतान है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम आओ तो मैं जाऊं, इस वाक्य में किस प्रकार का काल है? तो ये काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आता रहता है। तो आप लोग देखना कि यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं हेतु हेतु मद भविष्य की, जो ऑप्शन में दे रखा है हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य क्या होता है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो हेतु हेतु मद भविष्य होता है। अगर आप हेतु हेतु मद भूत की बात करोगे तो हेतु हेतु मद भूत क्या होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु नहीं हो सकी। अगर ऐसा सेंस आता जैसे वह जाता, तुम आते, तो इसको कहते हैं हेतु हेतु मद भूत। अगर आप बात करोगे संभाव्य भविष्य की, तो संभाव्य भविष्य का मतलब होता है जहाँ पे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जैसे संभव है कि कल मोहन आएगा, है ना। अगर संदिग्ध भूत की बात करोगे तो संदिग्ध भूत का मतलब होता है कि जहाँ पे क्या होता है, संदेह रहता है कि भूतकाल में कार्य हुआ या नहीं हुआ, है ना। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो ये होता है। परंतु इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पे तुम आओ तो मैं जाऊं, मतलब तुम आओगे तभी तो मैं जाऊंगा, तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या है, निर्भर है कि अगर तुम आओगे तभी मैं जा पाऊंगा, तो मैं तुम्हारे आने के पर क्या हूँ, निर्भर हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम बाजार जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता जैसे क्या है आपका सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य में क्या होता है, जहाँ पे एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय का मतलब होता है कि एक काम करने वाला और एक काम। जैसे ये बोल देता आज हम बाजार जाएंगे, तो आज हम बाजार जाएंगे, तो हम बाजार जा रहे, हम भी एक ही है और काम भी एक ही है बाजार जाने का, तो यहाँ पे सरल वाक्य होता। फिर अगर इतना ही होता कि हम आज बाजार जाएंगे। अगर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है मिश्रित वाक्य। परंतु जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता, जैसे आज हम बाजार जाएंगे, ये या कहीं घूमने जाएंगे, तो हम कहीं घूमने जाएंगे, तो पहला वाक्य या से पहले और या से बाद के जो दोनों ही वाक्य बन रहे हैं, ये एक दूसरे पर क्या है, निर्भर नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। जो संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, यानी कि जब दो सरल वाक्यों से मिलकर एक संयुक्त वाक्य बनता है या मिश्रित वाक्य बनता है ना। परंतु मिश्रित वाक्य वो होता है जिनमें दोनों जो सरल वाक्यों से मिलकर बना होगा उनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, यानी कि प्रधान वाक्य पर निर्भर होता है। परंतु जो संयुक्त वाक्य होता है वो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, निर्भर नहीं होगा, है ना, सरल वाक्यों पर। तो ये देखो, हम बाजार जाएंगे, ये वाक्य इस पर निर्भर नहीं है कि कहीं घूमने जाएंगे, है ना। तो कहीं घूमने जाएंगे ये अलग है अपना, और हम बाजार जाएंगे अलग है, पर इन दोनों को मिला के किया गया है, तो इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा औपचारिक पत्र है? एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में दिया जाने वाला पत्र, सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति, कार्यालय प्रयोग हेतु एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को दिया जाने वाला पत्र, या उपयुक्त सभी। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं वो ऐसे पत्र होते हैं जो किसी सरकारी कार्यालय में हो या निजी कार्यालयों में दिए जाते हैं, है ना। परंतु जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो पत्र ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से दिए जाते हैं, जैसे कोई अपने भाई को दे देगा या कोई अपने परिवार को दे देगा या अपने सगे संबंधियों को दे देगा, या शादी का कार्ड होगा, वो भी अनौपचारिक होता है। परंतु यहाँ पे सारे के सारे कार्ड, सारे के सारे जो लेटर है यहाँ पर, पत्र हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, औपचारिक पत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज में कब स्थापित किया गया था? तो दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन जो है न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज में स्थापित किया गया था भाई। तो ये जो है 1918 में किया गया था। परंतु आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में, है ना, भारत में जो है पहला रेडियो स्टेशन कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए भारत में 1927 में दो रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए थे। पहला किया गया था मुंबई में, मुंबई में 23 जुलाई 1927 को किया गया था। और जबकि
आपका दूसरा कोलकाता में 25 अगस्त 1927 को किया गया था। तो ध्यान रखना, भारत का जो पहला रेडियो स्टेशन है वो मुंबई रेडियो स्टेशन है 1927 में, और दूसरा कोलकाता रेडियो स्टेशन है 1927 में ही। परंतु जो मुंबई वाला था वो 23 जुलाई को, और कोलकाता वाला 25 अगस्त को हुआ था। तो इसको ध्यान रखना, भारत का पहला रेडियो स्टेशन मुंबई रेडियो स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंग्य संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? तो ये विकलांग श्रद्धा का दौर जो है किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है हरिशंकर परसाई। भाई आप लोग हरिशंकर परसाई की जो है 2-3 रचना और याद रखना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप विकलांग श्रद्धा का दौर तो ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही ये भी, परंतु इसके अलावा आप 3 और याद रखना। एक है प्रेमचंद के फटे जूते, और दूसरा है तुलसीदास चंदन घिसे। फिलहाल आप लोग जो है ये 3 याद रखना। हरिशंकर परसाई की कौन सी? विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, तुलसीदास चंदन घिसे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और कभी भी एग्जाम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उर्दू की प्रसिद्ध पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से कौन रचनाएं लिखते थे? तो एक उर्दू की पत्रिका आती थी जमाना, और उसमें जो नवाब राय के नाम से जो रचनाएं करते थे वो थे मुंशी प्रेमचंद। तो 19 का आंसर है ए। तो मुंशी प्रेमचंद जो है नवाब राय के नाम से जो है क्या लिखते थे? जमाना पत्रिका में लिखा करते थे। और इनकी जो है और भी पत्रिका थी जिनका वो संपादन करते थे। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद की इम्पोर्टेंट रचना है। जैसे आपका माधुरी है, एक मर्यादा है, एक जागरण है और एक हंस है। 4 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है मुंशी प्रेमचंद की, इम्पोर्टेंट है ना। कौन कौन सी? एक माधुरी, एक मर्यादा, एक जागरण और एक हंस। और किस नाम से लिखा करते थे? नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। किसमें? जमाना पत्रिका में। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी उपबोली गढ़वाली बोली के अंतर्गत नहीं आती है? तो आप लोग ध्यान रखना भाई, जो ये बधानी रचना है, ये बधानी रचना जो है गढ़वाली है। यहाँ पे मंस कुमैया है, मंस कुमैया नहीं है, मंझ कुमैया है, झ होगा 100 की जगह, मंझ कुमैया है, ये भी गढ़वाली की है। और बधानी है ना, ये एक बधानी होती है और एक क्या होती है आपकी? सलानी होती है ना। तो बधानी और सलानी दोनों के दोनों ही गढ़वाली रचना है, गढ़वाली बोली के अंतर्गत आती है। और जबकि खस रजिया की बात करो तो खस रजिया जो है कुमाऊनी है। तो इनमें से कौन सी बोली गढ़वाली के अंतर्गत नहीं आती है? तो ए इसका सही आंसर, बाकी सारी की सारी गढ़वाली के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर घड़ी की सुई 5:25 का समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा? तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा इस तरीके से घड़ी बना लेना भाई। यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 5 बजते हैं, और यहाँ पे 7 बजते हैं, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 3 है ना। तो इसी से आपका काम चल जाएगा। जैसे आपका जो है क्या बता रहा समय, वो 5:25 बता रहा है। तो 5:25 की बात करें तो आपको जो है घंटे की सुई और मिनट की सुई जो है यहाँ पे, घंटे की सुई 5:30 से आगे होगी और मिनट की सुई थोड़ी पीछे होगी। तो आपको मैंने बताया था कि इसको जो है थोड़ा सा आप लोग उल्टा करके अगर शीशे में देखोगे तो जो घंटे की सुई है वो यहाँ पे आ जाएगी, घंटे की सुई आ जाएगी यहाँ पे, और मिनट की सुई आ जाएगी आपकी यहाँ पे। तो ये टाइम हो जाएगा 6:35। तो 6:35 यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी महीने की 15 तारीख के 16 दिन पहले के 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मैंने क्या बताया था आपको कि आप जो है 15 तारीख लिखा है तो 15 प्लस 15 तारीख के 16 दिन पहले यानी कि 16 माइनस और 18 दिन बाद, और 18 आपको प्लस करना है। तो आप इनको कैलकुलेशन करोगे तो 15 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? -1, और -1 18 में से 1 गया तो 17। तो 16 तारीख को क्या है? रविवार है। तो 17 तारीख को क्या हो जाएगा? सोमवार। तो इसका आंसर सोमवार सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसको बताया था।
अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के समूह में स्थानों की पूर्ति करने के लिए किस समूह का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने में इसे दिक्कत हो रही है, परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है बी होगा। क्योंकि अगर आप बी को यहाँ पे रखोगे तो जहाँ जहाँ पे खाली जगह, जैसे पहले पे ए रखोगे फिर दूसरे पे बी रखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 4 बार ए आ जाएगा, फिर 3 बार बी आ जाएगा और 2 बार सी आ जाएगा, है ना। और इस तरीके से 1 बार डी आ जाएगा, फिर ए आएगा 1 बार, फिर इसकी जो सीरीज बनेगी फिर बी 2 बार आएगा, फिर सी 3 बार आएगा, फिर डी 4 बार आएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इरेशनल नंबर, जिसको हम एक्स अपॉन वाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसको एक्स अपॉन वाई के रूप में लिख सकते हैं वो होती है परिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होती है, जैसे आपका 0 है, 2, 3 है ना, ये सब परिमेय संख्या है। 1/2 ये भी परिमेय संख्या है, परंतु √5 + 2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी संख्या को 180 से भाग दिया जाए तो शेष 72 बचते हैं। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप लोग देखना, पहले 180 लिखा हुआ है, फिर 72 लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ। तो आप जो पहला वाला नंबर है इसको बिल्कुल छोड़ के जो है आपने क्या करना है, जो ये लास्ट वाला नंबर है उस लास्ट वाले नंबर से उससे पहले वाले नंबर को डिवाइड करोगे तो देखो 18 54, 18 चौक 72, 72, यानी कि शेष क्या बचेगा, 0। तो 0 शेष बचेगा, तो इसका आंसर बी हो गया। जो यहाँ पे शेष बचेगा वही आंसर होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। दी गई संख्या, अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है, इसमें क्या किया गया है, जैसे 0 में मल्टीप्लाई की गई है 1 की, और फिर -1 है ना, फिर +1 किया गया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1, है ना। फिर इसके बाद 1 में क्या किया, 1 में ×2 और फिर -2, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो इसके बाद ऐसी सीरीज बनती रहेगी आपकी। इसके बाद आपका 0 करोगे, 0 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे और फिर +3 करोगे, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 3। तो अगला जो है इस तरीके से बनता रहेगा, फिर 8 बनेगा और फिर जो है 45 बनेगा, और उसके बाद 264 बनेगा। तो इसका आंसर 264 बनेगा। तो इसका सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 1818 को कौन सा दिन था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसका आंसर जो है शनिवार आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। कहने का मतलब है कि जो इल्बर्ट बिल था वो एक विवाद वाला बिल था। तो इसमें क्या विवाद था, कैसा बिल था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा, कि 9 फरवरी 1983 यानी कि 1883 की बात है, जब एक बिल निकाला गया था जिसको इल्बर्ट बिल कहते हैं। इस बिल में क्या हुआ था कि जो भारतीय न्यायाधीश थे वो इस बिल से पहले जो है जो अपना निर्णय देते थे या फिर सुनवाई करते थे, वो किसके किसके ऊपर करते थे, केवल भारतीय नागरिकों के ऊपर कर सकते थे। परंतु इल्बर्ट बिल में क्या कर दिया कि भारतीय जो न्यायाधीश होंगे वो यूरोपीय जो नागरिक होंगे और भारतीय नागरिक होंगे, वो दोनों के ऊपर जो है क्या कर पाएंगे, दोनों के ऊपर वो क्या कर पाएंगे भाई, दोनों के ऊपर अब जो है वो सुनवाई कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यूरोप के लोग जो इसमें भड़क गए और उन्होंने क्या कर दिया, इसमें इसका विरोध किया, कि वो कह रहे थे कि भारतीय लोगों को लोग जो है हमारा क्या है सुनवाई नहीं कर सकते। तो इसमें काफ़ी विवाद हुआ था, और ये इल्बर्ट बिल जो है किसने लाया था, लॉर्ड रिपन ने लाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो अश्वघोष द्वारा जो बुद्ध के जीवन के ऊपर जो महाकाव्य लिखा गया है वो बुद्ध चरित्र है, अतः इसका आंसर बी सही है। ये जो बुद्ध चरित्र है इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में की है। तो आप इसको ध्यान रखना, इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है। इसके अलावा अगर आप शिशुपाल वध की बात करोगे, जैसा आपने महाभारत में देखा होगा, तो जो शिशुपाल है वो श्री कृष्ण से बार बार जो है
भिड़ते रहते थे। तो ये शिशुपाल वही है। तो शिशुपाल वध जो एक महाकाव्य है, ये भी इसकी रचना भी संस्कृत में की गई है और इसकी जो रचना की है वो माघ कवि ने की थी। तो संस्कृत भाषा में ही इसकी रचना भी की गई है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र रचना जो है कौटिल्य की है, या फिर आप विष्णुगुप्त बोल सकते हो इसको, है ना, विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य की है। तो इनकी जो है ये रचना है अर्थशास्त्र, और इसकी रचना भी क्या है, संस्कृत में ही की गई है, और ये भी एक महाकाव्य है। इसके बाद एक महाकाव्य और है जिसका नाम है किरातार्जुनीय। ये किरातार्जुनीय जो है ये भारवी कवि द्वारा रचित है। इसको भी पूछा जा सकता है, किसी को भी इनमें से पूछा जा सकता है। तो इसकी रचना भी संस्कृत में ही की गई है। ब्लू मून की घटना क्या है? तो ब्लू मून की घटना उसे कहते हैं जब पृथ्वी जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहती है, तो ब्लू मून की घटना उसे ही कहते हैं। और जब ब्लू मून की घटना होती है, जो चंद्रमा का आकार है वो पहले की तुलना में 14% बढ़ता है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया हुआ है पहले वाला। तो कितने परसेंट बढ़ता है? 14% बढ़ता है। और बी ऑप्शन में दे रहा है चंद्रमा की चमक पहले की तुलना में 30% बढ़ती है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो आप लोग ध्यान देना भाई, ये जो है 86वां संवैधानिक संशोधन था, और ये 86वां संवैधानिक संशोधन जो है 2002 में हुआ था। और इस संशोधन के तहत जो है काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको क्या करना है कि ये जो है जो शिक्षा है उसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो इसको जो है 21 के ए में रखा गया है। और कब जो है ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है? 86वां, और 2002 में ये संशोधन जो है हुआ था। और इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा जो है देने का क्या है, प्रावधान है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनपीआर का पूरा रूप क्या होगा? यानी कि एनपीआर की फुल फॉर्म पूछ रखा है यहाँ पे, पर यहाँ पे बहुत कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो एनपीआर की फुल फॉर्म है ए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आप बोल सकते हो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, इसके लिए सबसे पहले मंजूरी जो है 2001 में अटल बिहारी के टाइम में मिली थी। जो अटल बिहारी वाजपेयी था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके टाइम में 2001 में इसको मंजूरी मिली थी पहले। इस रजिस्टर में जो है जो भारत के जो व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों की पूरी जानकारी होगी, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, या वो कहाँ से आए, कब जन्मे, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनके जो क्या कहते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका सारी जानकारी रहेगी इसमें। तो ये एक जो है एनपीआर है, इसको आप लोग ध्यान देना। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय और वाद योग्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा 37। तो 37 में ही ये कहा गया है कि जो मूल अधिकार होंगे वो न्यायालय में क्या है, मतलब वाद योग्य नहीं होंगे। 35 में क्या लिखा गया है, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो अनुच्छेद 35 है इसमें लिखा है कि संसद मूल अधिकारों को क्या है और प्रभावी बनाएगी। ये 35 में है ना, ये क्योंकि मूल अधिकार में आता है। और 36 में क्या लिखा गया है, तो जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी परिभाषा बताई गई है। और जबकि जो 38 है, 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याणकारी के लिए क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, मतलब लोगों के कल्याण के लिए राज्य क्या करेगा, व्यवस्था। तो ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 है, भारत में हेयर पद्धति से किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से होता है। तो उसी पद्धति को क्या कहते हैं भाई? हेयर पद्धति कहते हैं, क्योंकि हेयर ने जो है ये सिद्धांत दिया था, इसलिए आप लोग ध्यान देना। इसका आंसर है बी। ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, उसी को कहते हैं हेयर पद्धति। अगला क्वेश्चन देख, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग देखना भाई, धन विधेयक का जो धन विधेयक की जो चर्चा है वो कहाँ पे की गई है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 108 में क्या है? अनुच्छेद 108 में है संयुक्त बैठक, है ना, लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी, संसद में लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बैठती है उसकी चर्चा 108 में है। और अगर आप 109 में देखो तो 109 में क्या है, धन विधेयक की क्या है, धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान है। और जबकि आप लोग बहुत सारे लोग इसका आंसर 110 लगाते हैं। 110 में जो है धन विधेयक की क्या है, परिभाषा। तो 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है।
और धन विधेयक की जो प्रक्रिया होगी या कैसे होगी वो 109 में है। और अनुच्छेद 113 में प्राक्कलन यानी कि जो एस्टिमेट बनाया जाता है उसका 113 में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है? तो आप लोगों को पता होगा भाई, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों की चर्चा की गई है। और इसमें अनुच्छेद 243 के ए से लेकर और 243 के ओ तक है। ए से लेकर ओ तक। अगर आप देखोगे अनुच्छेद 9A, तो 9A में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं और इसमें 243 के पी से लेकर और 243 के जेड जी तक है अनुच्छेद, है ना। और अनुच्छेद 9 के बी में देखो तो इसमें क्या है, यही इसका सही आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा? सहकारी समितियों की चर्चा जो है भाग 9 में की गई है, भाग 9 के बी में की गई है। और इसमें जो अनुच्छेद आता है 243 का जेड एच से लेकर 243 का जेड टी तक आता है ना। तो इनको अनुच्छेद को भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सरहुल किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सरहुल जो है मुंडा जनजाति का क्या है, प्रमुख त्यौहार है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? तो देखो भाई जरा, अगर हम आर्यव्रत की बात करें तो आर्यव्रत जो है भारत का प्राचीन नाम था, है ना। आर्यव्रत क्या था, भारत का प्राचीन नाम था। अगर आप हिंदुस्तान की बात करोगे तो जो हिंदुस्तान है ये वैदिक आर्यों ने दिया था। हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? वैदिक आर्यों ने दिया था। और जम्बू द्वीप जो है भारत के लिए बौद्ध ग्रंथों में जो है प्रयोग किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट है, किसी को भी पूछा जा सकता है। जबकि अलेक्जेंडर ने जो भारत को नाम दिया था वो क्या दिया था? इंडिया नाम दिया था। तो ये इंडिया का जो हिंदू का हिंदुस्तान है उसके हिंदू का एच हटा दिया था और उसके बाद जो है हिंदू बना था और हिंदू से जो है इंडिया शब्द का विकास हुआ। तो अलेक्जेंडर ने इस नाम को दिया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम समुद्री सीमा रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ए में लक्षद्वीप है, बी में क्या है, पांडिचेरी है, सी में दमन और दीप है और डी में अंडमान निकोबार है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, जो दमन और दीप है ये जो है सबसे कम समुद्री सीमा रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा रखने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार है। तो आप लोग ध्यान देना। और अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात राज्य जो है सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा रखने वाला राज्य है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला, कौन सी नदी राजस्थान में भटनेर के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है? तो आप लोग ध्यान देना भाई, ये नदियाँ जो है, ये घाघरा नदी है, ये तो आपका नेपाल से आती है और यूपी में गंगा नदी से मिल जाती है ना। अगर आप घग्गर नदी की बात करो तो ये घग्गर नदी जो है शिवालिक श्रेणियों से आती है, हिमाचल प्रदेश से। और ये घग्गर नदी जो है भटनेर के मरुस्थल में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी भी उत्तराखंड से आती है, तो ये तो नदी जो है ऐसे ही लुप्त हो जाती है, इसके प्रमाण मिलते हैं बहुत मुश्किल से, है ना। और आपको ये भी पता होगा कि जो ये लूनी नदी है, लूनी नदी नाग पर्वत से निकलती है। नाग पर्वत कहाँ पे है? नाग पर्वत, है ना। नाग पर्वत राजस्थान में। और ये जो है किच्छ में जो है किच्छा के रन में जो है कहाँ पे? गुजरात में जो है दलदल में ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है ना, कच्छ के रन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में भटनेर के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है? तो भाई इनमें देखना आप लोग, जो घाघरा नदी है ये तो नेपाल से आती है और यूपी में गंगा नदी से मिल जाती है। अगर आप घग्गर नदी की बात करोगे तो घग्गर नदी जो है ये हिमाचल की पहाड़ियों से निकलती है और ये राजस्थान में भटनेर के मरुस्थल में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और अगर सरस्वती नदी की बात करोगे तो ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है और ये उत्तराखंड में ही लुप्त हो जाती है। आगे राजस्थान में होने के इसके जो है प्रमाण मिलते हैं। और अगर लूनी नदी की बात करोगे तो जो लूनी नदी है, लूनी नदी भी कहाँ से निकलती है? ये नाग पर्वत से निकलती है, राजस्थान के नाग पर्वत से। और गुजरात में कच्छ के रण के दलदल में जो है ये क्या कहते हैं, गायब हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो है बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जयसमंद ताल किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान देना, इसमें जो है काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो जयसमंद ताल है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक ताल आता है जिसका नाम है राजसमंद। तो जो राजसमंद ताल है वो राजस्थान में है, और जयसमंद ताल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो इनमें ज़रा कन्फ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, जयसमंद भी और राजसमंद भी, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना है? तो जो सूर्य के केंद्र का तापमान है या सूर्य का जो तापमान है वो तीन तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो सूर्य के सतह का, जो सूर्य की जो है बाहरी जो एरिया है उस बाहरी एरिया का तापमान कितना है। एक जो है सूर्य के जो है सूर्य में जो है धब्बे पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं, इसका तापमान पूछा जाता है। और एक जो है सूर्य का जो केंद्र है, इसके केंद्र का तापमान, मतलब बिल्कुल जो केंद्र बिंदु है इसका तापमान क्या है। तो सूर्य का जो सतह है, सूर्य के सतह का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य के बाहरी एरिया का तापमान है, सतह का तापमान है। और अगर आप सूर्य के केंद्र का तापमान देखो तो सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र का तापमान है, तो इसका आंसर सी है। जबकि सूर्य में जो धब्बे होते हैं उसको कहते हैं सौर कलंक। तो सौर कलंक का तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सूर्य में जो है सौर कलंक का तापमान सबसे कम होता है और सतह का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सूर्य के किस भाग का तापमान सबसे कम होता है, तो सौर कलंक का, जो सूर्य में धब्बे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो ध्यान देना भाई, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना है, 1/81। और अगर आप देखोगे तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है? तो 1/6 गुना है। तो इसको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा पहचानिए आपको, तो ये देखो, क्यूरोसियो जो है गर्म जलधारा है, एल नीनो भी गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है। ये तीनों के तीनों जो है गर्म जलधारा है, और केवल ओयोसियो इनमें से ठंडी जलधारा है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो भाई सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है, ये इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1995 में। तो इसकी जो स्थापना हुई ये कब हुई है? 1995 में हुई, 1995 में हुई है। और औद्योगिक विकास जो विभाग है उसका इसमें जो विलय हुआ वो 2000 में हुआ, और 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का पुनर्गठन कब हुआ? तो 2000 में। या औद्योगिक नीति और पुनर्गठन विभाग का जब 2000 में विलय हुआ तो गठन हुआ, तो उस समय जो है किसका इसमें विलय हुआ था? तो औद्योगिक विकास विभाग का विलय हुआ था। और इसकी स्थापना वैसे कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और ये जो है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है? काम करता है, इसके अधीन काम करता है। तो अगला क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। फिर कह रहा है, भारत की जीडीपी में योगदान में बढ़ते क्रम में इनका क्रम क्या होगा? तो भारत की जीडीपी में जो इनका जो योगदान है बढ़ते क्रम में, वो सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिक सेक्टर का है, फिर द्वितीयक सेक्टर का है, फिर तृतीयक सेक्टर का है। तो उसमें 1 2 3 इसका आंसर जो है बी होगा। परंतु आपको ये भी समझना होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर होते क्या है। तो अगर प्राथमिक सेक्टर की बात करें तो प्राथमिक सेक्टर ऐसी चीज़ें होती है जो प्राकृतिक चीज़ें होती है पृथ्वी पर, जैसा आपका खनन हुआ या खेती हुआ या मछली पालन हुआ, मछली पकड़ना हुआ, ये प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ें होती है ना। और अगर द्वितीयक चीज़ों में देखें तो जो सबसे तेज़ी से चलने वाली जो उपभोक्ता वाली वस्तुएं होती है वो द्वितीयक क्षेत्र में आती है। जैसे ऑटोमोबाइल हुआ, है ना, जैसे गाड़ियाँ हुई, आपकी फर्नीचर हुए, या फिर भवन हुए, या घर हुए, या किसी का डिजाइन बनाना हो, ये द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। और अगर तृतीयक सेक्टर की अगर बात करोगे तो जो ये तृतीयक सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर में आता है जैसे आपका सेल हुआ, या फिर लाभकारी चीज़ें होती जैसे बीमा कंपनियां हुई, या बैंकिंग हुआ, या परिवहन या पर्यटन हुआ, या व्यक्तिगत हुआ। तो ये चीज़ें जो है
प्राथमिक द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी ऐसा है जो प्राथमिक सेक्टर का है या कौन सा द्वितीयक सेक्टर का है ना। तो इनको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। बाकी इसका आंसर बी है, तो बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृषि व्यापार संघ में यानी कि WHO में AOA से क्या तात्पर्य है। तो पहले तो भाई आप लोग देखना, AOA का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसका मतलब ए इसका सही आंसर है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसको समझना जरा आप लोग, ये क्या चीज़ है। जो AOA है ये एक मतलब कृषि पर समझौता है ना। इस कृषि पर एक समझौता है और किसका है, ये WHO का है। और इसमें जो है इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना यानी कि इस कृषि पर जो समझौता अपनाया गया था वो 1995 में जो है इसको अपनाया गया था। और इसमें जो है आप लोग ध्यान देना, इसमें पीयूष गोयल ने एक टिप्पणी की थी, है ना। पीयूष गोयल ने क्या टिप्पणी की थी इसमें कि ये असंतुलित है और विकसित देशों का पक्षधर है ये। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसने जो है AOA को असंतुलित बताया और विकसित देशों का पक्षधर बताया। तो पीयूष गोयल ने बताया था इसको, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा सहकारी क्षेत्र में शीर्ष निकाय है और चयनित कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण, वितरण, निर्यात और आयात का सौदा करता है। तो ध्यान देना, इसका आंसर है नाफेड, NAFED, नाफेड। इसकी फुल फॉर्म जो है कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित। क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित। और जो ये नाफेड है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर को। तो आप लोग ध्यान देना, ये नाफेड जो है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी देशों का कार्यकाल का समय कितना होता है। तो जो सामान्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें अस्थायी देशों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। इसका आंसर BAA आंसर जो है इसका सही है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी बताऊं तो इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। और इसमें जो है क्या कहते हैं, जो ये है इसमें कुल 15 देश होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य जो है अस्थायी है और 5 सदस्य स्थायी है। तो जो ये 5 सदस्य स्थायी है इनके नाम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें जो 5 सदस्य हैं स्थायी रूप से वो कौन कौन है भाई, उनमें है आपका चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया और अमेरिका। तो ये जो है इसके स्थायी सदस्य देश हैं और 10 सदस्य अस्थायी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो सार्क देश है इनका मुख्यालय जो है काठमांडू में है ना। और इस जो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। और सार्क जी के जो सदस्य देश हैं, सार्क के 8 सदस्य देश हैं, पहले 7 थे और जो 8वां देश जुड़ा है वो अफगानिस्तान जुड़ा है 2007-8 में। और इसके जो सदस्य देश हैं इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। तो ये इसको ज़रा ध्यान रखना, ये देशों के नाम आप नोट कर लेना जो मैंने अभी बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का नाम भी पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। 1985 में ढाका में स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है, काठमांडू में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो इसका आंसर है 9.27। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भारत का जो 2022-23 का जो बजट है वो किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण ने किया था। पुलिस के पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसको जो है 39.45
39.45 करोड़ रुपए का ये क्या था, बजट था। कितने का बजट था? 39.45 करोड़ रुपए का ये बजट था। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। परंतु राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ साथ कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 4 या 7? तो इसमें पोलो में जो है खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। तो इसका आंसर जो है सी आंसर सही है। अगर आप 5 की बात करो तो 5 खिलाड़ी जो है बास्केटबॉल में होते हैं, 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं। और अगर 6 खिलाड़ी की बात करो तो 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में होते हैं और 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। तो ध्यान देना, वाटर पोलो और पोलो में कन्फ्यूज मत हो जाना। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर जो है 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है सी, 23 जून 1757 को। तो 1757 को जो ये प्लासी की लड़ाई हुई थी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से जो है इंडिया का जो है इंडिया जो गुलाम बना बाद में, वो इसी लड़ाई के कारण बना था। और इस लड़ाई में पूछा जाता है कभी कभी कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और अंग्रेजी सेना इसमें क्या रही थी? विजयी रही थी। क्योंकि सिराजुद्दौला को मीर जाफर और उनके जो कुछ प्रमुख सहयोगी थे, जैसे जिसमें जगत सेठ जैसे लोग थे, उन्होंने धोखा दिया था। तो यही इनकी शक्ति थी। तो इस कारण जो है सिराजुद्दौला थे वो पराजित हुए थे। तो ये भी पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध के दौरान उनके किस सहयोगी ने जो है धोखा दिया था? तो इसमें मीर जाफर जो है सबसे ऊपर आता नाम, और एक जगत सेठ भी आप याद रखना है ना। बाकी जो है सिराजुद्दौला हार गए थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो आप लोग ध्यान देना, 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमोली जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें इसका सही आंसर है सेकंड वाला सही है, बी, 80-30, यानी कि 8030 जो है 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली जिले का क्षेत्रफल है। और 8016 जो है उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल है ना। इसके अलावा ये जो है चमोली जिला उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कहीं कहीं पर उत्तरकाशी दिया होता तो कभी ऑप्शन में चमोली नहीं होगा तो उत्तरकाशी इसका आंसर चल जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चंपावत का क्षेत्रफल कितना है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली, और चमोली के बाद आपका उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है, पांचाली मेला कहाँ लगता है? तो पांचाली मेला जो है आपका आपने गैरसैंण के पास जो है लगता है चमोली ज़िले में। तो गैरसैंण के पास लगता है ये। पांचाली गांव है यहाँ पे। तो पांचाली मेला पांचाली गांव में ही लगता है। और इसमें जो है पांडव नृत्य होता है और इसे गोंडा मेला भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें गोंडा एक राक्षस था जिनका अर्जुन ने क्या किया था? वध किया था पांडु ने। तो जो पांडव थे अर्जुन, तो इसके लिए जो है इसमें ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल्पेश्वर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो कल्पेश्वर में जो है भगवान के केस की पूजा की जाती है। तो इसका बी आंसर सही है। इसके अलावा ये भगवान के जो है 5 पीठ है उत्तराखंड में। जैसे आपका केदारनाथ है, तो केदारनाथ में भगवान के जो है पीठ की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो है
मद्मेश्वर में नाभि की पूजा की जाती है। नाभि की कहाँ होती है? मद्मेश्वर में होती है। इसके अलावा तुंगनाथ में जो है भगवान की जो है भुजाओं की पूजा की जाती है, और रुद्रनाथ में मुख की पूजा की जाती है ना। तो आपके पंच केदार हैं, ये इनको पंच केदार कहते हैं। तो इसमें जो है एक आपका जो है पीठ वाला नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। पीठ, जो पीठ है या पृष्ठ भाग है उसकी पूजा कहाँ की जाती है? केदारनाथ में की जाती है। बाकी आपका मुख, केश, भुजाएं और नाभि है, यहाँ पर दिया हुआ है। इनका मैंने अभी बता दिया है, तो आप इनको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मंडवा रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में मंडवा रिसर्च सेंटर जो है चमोली में स्थित है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिहाड़ आंदोलन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो जो तिहाड़ आंदोलन है ये सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था। और ये जो तिहाड़ आंदोलन है, इस आंदोलन का नेतृत्व 1851 में बद्री सिंह असवाल ने किया था। याद रखना, पूछा जा सकता है कि तिहाड़ आंदोलन जो सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बद्री सिंह असवाल ने किया था। और ये जो टैक्स लगता था, कर लगता था, उसके उन्मूलन में था। क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार जो है या फिर राजा 12 आने बीसी जो है टैक्स लेता था। ये 12 आने बीसी भी याद रखना आप लोग। 12 आने बीसी का मतलब है कि एक बीसा पे जो है 12 आने जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो जो प्रतापनगर है, प्रतापनगर का प्राचीन नाम जो है डांगधार था। कहीं कहीं पे आपका डागधार होगा लिखा हुआ, कहीं कहीं पे जो है ऐसे करके डांगधार होगा लिखा हुआ, डांगधार। तो जो डांगधार है, इसमें जो है जो प्रतापनगर है, इसकी स्थापना भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसकी स्थापना प्रताप शाह ने की थी 1897 में, है ना। ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा ने गंगा जल के विक्रय पर कर लगाया था? तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो भवानी शाह जो है इसका आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो भवानी शाह ने जो गंगा जल पर क्या लगाया था? टैक्स लगाया था। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा किस राजा को केसी नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी? तो जो केसी नाइट कमांडर है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो है आपका क्या होगा? केसी एसआई, है ना। केसी एसआई को ही केसी नाइट कमांडर बोलते हैं। और ये केसी एसआई नाइट कमांडर की उपाधि जो दी गई थी वो कीर्ति शाह को दी गई थी। और कब दी गई थी इसको? 1903 में जो है ये उपाधि दी गई थी सरकार की तरफ से, है ना। तो आप लोग ध्यान देना, अंग्रेज सरकार के द्वारा ये कीर्ति शाह को दी गई थी केसी एसआई की उपाधि। और इसके साथ साथ सीएसआई की भी इन्हें उपाधि दी गई थी। क्या? सीएसआई की। अगर के हटा भी दिया तो भी चल जाएगा। सीएसआई की उपाधि भी इनको ही दी गई थी कीर्ति शाह को अंग्रेजों के द्वारा। तो चलो अगला, टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना प्रताप शाह ने की थी। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीदेव सुमन की माता का नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन की माता का नाम तारा देवी था। तो इसके अलावा श्रीदेव सुमन के पिता का नाम भी पूछा जा सकता है। तो जो श्रीदेव सुमन थे, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था हरिराम बड़ोनी। और जो इनकी जो गांव था, इनके गांव का नाम जौल गांव था। ये भी ध्यान रखना, इनके गांव का नाम क्या था? जौल गांव था। माता का नाम पूछा जा सकता है तो पिता का भी पूछा जा सकता है। गांव का नाम पूछा जा सकता है जौल गांव, है ना। पिता का नाम क्या था? हरिराम बड़ोनी था। और इनका जन्म जो है 25 मई 1916 को हुआ था। और इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को हुआ था, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, जैसा कि आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड टिहरी रियासत में कब हुआ था? तो देखो भाई, तिलाड़ी कांड तो टिहरी रियासत में 30 मई 1930 को हुआ था। आंसर तो ये है इसका। पर इससे कुछ बातें और भी है जो आपको पता होनी चाहिए, कि जो तिलाड़ी कांड है, ये इसको गढ़वाल का जलियांवाला भी कहा जाता है।
और रवाई दंडक भी इसे कहा जाता है। क्या? गढ़वाल का जलियांवाला और रवाई दंडक भी इसी आंदोलन को कहा जाता है। और जो ये आंदोलन था ये हुआ क्यों था? क्योंकि इसमें क्या है, जंगलों से जुड़े जो अपने अधिकार है वो लोग लेना चाहते थे। क्योंकि सरकार ने जो इस पर जो राजा है उन्होंने टैक्स भी लगा दिया था, जंगल पे भी टैक्स लगा दिया था, पशु पे भी टैक्स लगा दिया था, बैल पर, बैंस पर, सब पर जो है टैक्स लगा दिया था। और इसलिए जो लोगों ने अपने अधिकार लेना चाहे जो जंगलों से जुड़े माने जाते हैं ज़्यादातर तो इसी कारण जो है 30 मई को जो है ये क्या हुआ था, तिलाड़ी कांड हुआ था। इन पे गोली चला दी थी, है ना। तो काफ़ी लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो ये जो गोरखनाथ गुफा के ऊपर भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पूरे इंडिया में जो है गोरखनाथ की दो ही गुफाएं मिलती है। एक तो आपका जो है उत्तराखंड में है, भक्तियाना श्रीनगर के पास पड़ता है। तो यहाँ पे भक्तियाना भी दे सकता है, श्रीनगर भी दे सकता है, और या फिर आपको क्या दे देगा, पौड़ी। यहाँ के हिसाब से तो पौड़ी इसका आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से, पर भक्तियाना या श्रीनगर दे देगा तो भी चल जाएगा। इसके अलावा ये वाली तो रही उत्तराखंड में, और एक इसके अलावा जो है आपने एक नाम सुना होगा, त्रयंबक। ये त्रयंबक है, ये कहाँ पड़ता है? त्रयंबक महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वहाँ पे भी एक जो है गुफा गोरखनाथ की जो है मिलती है। तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बुखाल मेला कहाँ लगता है? जो ये बुखाल मेला है ये चौरीखाल में लगता है। चौरीखाल जो है पौड़ी में पड़ता है। इसका आंसर ए होगा, चौरीखाल पौड़ी में लगता है ये मेला। और यहाँ पे माँ कालिंगा, है ना, किसकी? माँ कालिंगा की पूजा होती है। किसकी? माँ कालिंगा। माँ कालिंगा की यहाँ पे पूजा होती है। माँ कालिंगा बुखाल भी बोलते हैं, इनकी यहाँ पे पूजा होती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में अर्थात उत्तराखंड में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना इसका श्रीनगर है, सबको ही पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरकाशी की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तरकाशी की जो महिला साक्षरता दर है वो 62.35% है। आप सोच रहे होंगे कि उत्तरकाशी की पूछ ली एग्जाम है तो हर स्टेट की पूछ सकता है, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, परंतु उत्तरकाशी की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तरकाशी की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग देखना, अगर आप उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर देखोगे, जो मतलब जिसमें महिला पुरुष सब लोग आते हैं, तो कुल साक्षरता दर जो उत्तराखंड की लगभग जो है 78% है। इनमें से पुरुष साक्षरता दर पूछ लेता कभी कभी, तो पुरुष साक्षरता दर जो है उत्तराखंड की कितनी है? लगभग 87% पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर देखो तो महिला साक्षरता दर जो है पूरे उत्तराखंड की जो महिला साक्षरता दर है वो 70% है लगभग, है ना। तो इसी में क्या करता है कभी कभी कि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर या सबसे कम महिला साक्षरता दर पूछ लेता है कभी कभी। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है उत्तरकाशी की है 62.35%। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 62.35% जो है उत्तरकाशी की महिला साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच जो है इनमें से बड़ासू दर्रा स्थित। अगला क्वेश्चन है, तालुका सांकरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सांकरी में स्थित बांध है जो टोंस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर फोर्थ है, टोंस नदी। अगला, हरिशिला किसका प्राचीन नाम है? तो हरिशिला हर्षिल का प्राचीन नाम है। जो हर्षिल जो है उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, गंगोत्री मार्ग पर। तो उस हर्षिल का नाम ही क्या है, सेब के लिए बहुत फेमस है। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो हरिशिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतकाल में माँ गंगा की डोली निवास करती है। तो इसका सही आंसर वैसे मारकंडे है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो मारकंडे जो है ये मंदिर पड़ता है। इसके अलावा आपके पास जो है कभी कभी जो है मुखुआ होगा दिया हुआ। क्या होगा दिया हुआ? मुखुआ। मारकंडे नहीं होगा, अगर मुखुआ भी होगा दिया हुआ तो भी चल जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे शीतकालीन में माँ गंगा की डोली का निवास पूछता है, मारकंडे मंदिर या मुखुआ पूछ लेगा। इसी प्रकार से जो है यमुना नदी का जो शीतकालीन निवास है वो पूछ लेता है। तो यमुना नदी का शीतकालीन स्थान जो है खरसाली में है ना। यमुना का है खरसाली में और गंगा का है मुखवा या मारकंडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
धूलगाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो धूलगाड़ नदी है ये मंदाकिनी की सहायक नदी है। आपको पता है कि मंदाकिनी की सहायक नदी अगर धूलगाड़ है, और मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांझी वन बुग्याल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो उत्तरकाशी में मांझी वन बुग्याल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति नगर कांड टिहरी रियासत में कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कुछ खास चीज़ बता रहा हूँ मैं। जो कीर्ति नगर कांड है वो टिहरी रियासत में 1948 में हुआ था। इसका आंसर बी है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जिसको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी थे, उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था नागेंद्र सकलानी। जो नागेंद्र सकलानी थे वो टिहरी रियासत के खिलाफ जो है लड़ रहे थे कि जो टिहरी राज्य है उसका भारत संघ में विलय कर दिया जाए। तो जो नागेंद्र सकलानी है, टिहरी राजा के कोई अधिकारी थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, और इसी को जो है कीर्तिनगर कांड कहते हैं। और इससे जो है उग्रवाद टाइप का फैल गया था, जिससे जो है टिहरी रियासत को क्या करना पड़ा, इसमें मिलाना पड़ा, भारत संघ में इसका विलय करना पड़ा जल्दी, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्मोड़ा जेल का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा जेल का गठन 1816 ईस्वी में हुआ था भाई। और जो अल्मोड़ा जेल का गठन है ये क्यों पूछा जाता है, अल्मोड़ा जेल को क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 2 बार जो इस जेल में गए हैं। ये जो है 1935 में जो है 1935 में कहाँ गए थे? अल्मोड़ा जेल में रहे हैं। और इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ अंश जो है यहीं पे लिखे थे। आपने देखा होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो 34-35 में ये इसी जेल में जो है 2 बार रहे थे, और यहीं पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया का कुछ अंश लिखा था इन्होंने। टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी में वन विभाग की स्थापना 1885 में हुई थी। इसी क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि जो भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1864 में। 1864 में भारत में वन विभाग की स्थापना हुई थी, और टिहरी में 1885 में वन विभाग की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का भी और टिहरी का भी, दोनों ही एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? तो कालसी अभिलेख की खोज जो है जॉर्ज फॉरेस्ट ने की थी। और जो ये जॉर्ज फॉरेस्ट है, इन्होंने कालसी अभिलेख की खोज कब की थी? 1860 में की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कालसी अभिलेख की खोज जॉर्ज फॉरेस्ट ने कब की थी? तो 1860 में। तो ये 1860 भी याद रखना, 1860 है। अगला क्वेश्चन है, लाखों उडियार गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाखों उडियाल गुफा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सुयाल नदी के किनारे स्थित है। और जो ये लाखों उडियार गुफा है ये अल्मोड़ा में है। और यहाँ पे कभी कभी लिख देगा दल बैंड, है ना। अल्मोड़ा के कहाँ पे है? दल बैंड, या फिर दल बैंड के स्थान पर जो है दिंगोली गांव भी लिख सकता है। दल बैंड या दिंगोली गांव में है, अल्मोड़ा में। और इसकी जो खोज की गई हो 1963 में, 1963 में क्या हुई थी? इसकी खोज हुई थी, है ना। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पौरव राजवंश में जिला स्तर की इकाई को क्या कहा जाता था? तो पौरव राजवंश में जिला स्तर की इकाई को कहा जाता था विषय। तो इसका आंसर जो है ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ था? तो देखो भाई, जो कुमाऊं मंडल का गठन है, मैंने इसको एक वीडियो बना के डाली हुई है, आप उस वीडियो को यूट्यूब में देख लेना। क्योंकि कुमाऊं मंडल का गठन, गढ़वाल मंडल का गठन और उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों का जो है गठन मैंने अच्छे से बता रखा है। तो 1854 में हुआ था। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जो है आरक्षित है?
तो कितनी सीटें आरक्षित है, तो 15 सीटें। इसमें से जो है 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित है और दो सीटें एसटी के लिए जो है आरक्षित है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है और एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है और टोटल कितनी है, तो 15। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल फुटबॉल, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल फुटबॉल को कब घोषित किया गया, तो 2011। तो इसका आंसर 2011 है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है, तो उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। तो इसका आंसर आपका बी है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में जो है पर्वतों की कितनी लहरों को दर्शाया गया है, तो पर्वतों की जो है 3 लहरों को दर्शाया गया है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई, इसमें जो है कितनी गंगा की लहरें और वो नीले रंग की है, तो नीले रंग की क्या प्रतीक है, और उसमें जो बैकग्राउंड में जो सफ़ेद रंग है वो किसका प्रतीक है, और लाल रंग जो है किसका प्रतीक है, सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है वीडियो में। तो उसमें आप जो है उसको भी देख लेना। मैं इसकी लिंक एक बार फिर से डाल दूंगा इसमें ग्रुप में, तो आप देख लेना ये सारी वीडियो। यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला अगर इन वीडियो को अच्छे से देख लेते तो। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है, तो आप लोग ध्यान देना, सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला जो है पौड़ी जिला है। पौड़ी जिले में विकास खंडों की संख्या 15 है ना, इतनी संख्या कहीं भी नहीं है। और सबसे कम विकास खंड जो है वो बागेश्वर में है 3, और इसके साथ साथ जो है आपका रुद्रप्रयाग में भी 3 है सबसे कम रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में है 3-3। और जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 3-3 है, और पौड़ी में कितनी है, 15 सबसे ज़्यादा है ना। तो टोटल जो विकास खंड की जो संख्या है यहाँ पे उत्तराखंड में वो 95 है, जिसमें से 41 जो है कुमाऊं मंडल में है और गढ़वाल मंडल में 54 है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका आंसर है 2005। तो 2005 में उत्तराखंड में राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो ये तो सभी को पता होगा, 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड का राज्य गठन हुआ था। तो उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी थी, तो आप लोग ध्यान देना, उत्तराखंड में प्रथम जो गढ़वाली फिल्म थी वो जगवाल फिल्म थी, है ना। इसका आंसर सी होगा। उत्तराखंड में पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल थी। और पहली कुमाऊनी फिल्म कौन सी थी, मेघा। तो जगवाल भी पूछ सकता है और मेघा आ भी पूछ सकता है। तो मेघा आ कौन सी थी, कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी। और जगवाल गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म थी। इसके अलावा इनके जो है निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी पूछे जा सकते हैं। देखो भाई, जो मेगा आप फिल्म है, मेगा आप फिल्म के जो मेगा आप फिल्म के जो निर्देशक इसके काका शर्मा थे, और निर्माता निर्मल सिंह बिष्ट थे। और इस मेघा आ के जो अभिनेता थे वो मुकेश धस्माना जी थे, और सपना अवस्थी इसकी जो है नायिका थी। और ये फिल्म जो है 1987 में रिलीज हुई थी। जबकि जगवाल मूवी की अगर बात करें तो जगवाल मूवी के जो निर्देशक थे वो तुलसी घिमरे थे। और जबकि इनके जो निर्माता थे वो पारासर गौड़ थे, है ना। कौन थे, पारासर गौड़ थे। और जबकि इसके जो अभिनेता थे वो विनोद बलोदी, और नायिका इसकी कुसुम बिष्ट थी। और ये 1983 में रिलीज हुई थी। मतलब एक 1987 में और एक 1983 में जो है रिलीज हुई। 1983 में जो है जगवाल हुई थी, और 1987 में कौन सी हुई थी, मेगा आ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विवादों में रहा यूक्रेन देश की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन देश की राजधानी कीव है। ये बहुत ही क्या कहते हैं चर्चा में आजकल जो है यूक्रेन पे जो है रसिया ने क्या कर रखा, अटैक कर रखा है। और क्रीमिया जो है इसका एक शहर है, बहुत फेमस शहर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्रीमिया कहाँ है, तो क्रीमिया भी वहीं है, यूक्रेन में ही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए विंटर ओलंपिक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो नॉर्वे इसका सही आंसर है ना। जो नॉर्वे है ये विंटर में जो है शीर्ष स्थान पर रहा। इसने जो है 37 गोल्ड और
इसने जो टोटल 37 मेडल जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड थे, है ना। टोटल कितने थे? 37, और जिसमें से गोल्ड कितने थे? 16 गोल्ड थे, है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने गोल्ड थे और कितने टोटल थे, तो 37 टोटल। और MICR में सी का मतलब क्या है? मतलब सी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो MICR की कई बार फुल फॉर्म MICR की भी पूछ लेता है। तो MICR की जो है फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें जो है कैरेक्टर, सी का मतलब हो गया, तो कैरेक्टर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख, कंप्यूटर की भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसके जो आविष्कार है जावा के, वो माइक्रोसॉफ्ट है। तो इसका आंसर जो है बी होगा, बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला, इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा है, तो इसका आंसर जावा है, जावा इसका सही आंसर है, सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो ये एक्सटर्नल मेमोरी है भाई, इसका बी आंसर सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा देख लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया है? यानी कि जो क्रिकेट T20 है, क्रिकेट का जो 20-20 ओवर का मैच होता है, उसमें कौन सा देश जो है पहले स्थान पर है? तो भारत जो है प्रथम स्थान पर आ गया हाल ही की रैंकिंग में। इसको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम में। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य देश नहीं है? तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, क्योंकि अभी चर्चा में ही चल रहा है, क्योंकि नाटो के ही चक्कर से जो है यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ी गलती होगी। नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो नाटो के सदस्य देश हैं, नाटो की जो पहले स्थापना देख लो, नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी, है ना। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो नाटो में जो सदस्य देश है वो 30 सदस्य देश है, और इनका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स दे सकता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही पड़ता है ना। और जो ये 4 देश दे रखे हैं, इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो है नाटो का जो सदस्य नहीं है वो रूस नहीं है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत